चलिए, कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, लास्ट जो पॉइंट पढ़े थे वो था आपका कैबिनेट मिशन। और कैबिनेट मिशन में हमने आपको बतलाया था कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। पहला सवाल आपसे पूछा जाएगा, तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो 1946 में ये कैबिनेट मिशन आया था। इससे पहले भी अगर आपको याद हो तो 1942 में 1942 में एक मिशन और आया था, उसको हम लोगों ने क्या कहा था? बोलिए। क्रिप्स मिशन इसको बोला गया। अब ये क्या था? पहली बार इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि आपके देश में संविधान सभा होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली होनी चाहिए, और यही संविधान सभा क्या करेगी? ये फॉर्मेट करेगी किसको? ये फॉर्मेट करेगी किसको? हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन को। इतनी बात तो आपने कल समझा था। इसके बाद जब हम लोगों ने बात किया था कैबिनेट मिशन की, तो हमने यहां पर आपको बताया था कि 3 मेंबर इसमें थे। उन तीनों मेंबर का नाम जरा बताइए। एक थे आपके पैथिक लॉरेंस, बहुत क्लियर ध्यान में रखिएगा, कम पढ़िए लेकिन कंफर्म पढ़िए। पैथिक लॉरेंस जो थे, यही इसके क्या थे? चेयरमैन थे, यानी कि इसके अध्यक्ष थे। इसके बाद सेकंड मेंबर कौन था? इनका नाम था एवी अलेक्जेंडर, इनका नाम था, याद रहेगा ना, एवी अलेक्जेंडर। दूसरे कौन से थे? इनका नाम था स्टैफर्ड क्रिप्स, इनका नाम था स्टैफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस जो इसके अध्यक्ष थे। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स आर देयर इन कैबिनेट मिशन, और जो कि आया था 1946 में। ये बात कंफर्म थी। अब कैबिनेट मिशन ने क्या किया था, पूरी स्टोरी आपको समझना है। कैबिनेट मिशन ने यहां पर अपनी सहमति जता दिया कि आप अपने देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का निर्माण करिए। उसके लिए हम आपको बता रहे हैं कि टोटल कितने यहां पर मेंबर होने चाहिए। तो कैबिनेट मिशन ने क्या कहा कि आप जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाएंगे, संविधान सभा बनाएंगे, उसमें कुल कितने सदस्य होंगे? टोटल होंगे 389, 389 सदस्यों के साथ आप कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का निर्माण कर सकते हैं। और इसमें आप देखिए तो उस समय हमारे पास 2 तरीके से स्टेट हुआ करते थे। एक हुआ करता था ब्रिटिश भारत, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? एक था ब्रिटिश भारत या ब्रिटिश इंडिया, और दूसरा क्या था? इसको हम लोग कहते थे प्रोविंशियली स्टेट के नाम से इसको जाना जाता था, या इसी को हम लोग क्या कहते थे? देसी रियासत, नाम तो सुना होगा ना। और इसको हम लोग क्या कहते थे? ब्रिटिश भारत। तो ब्रिटिश भारत और देसी रियासत, इन दोनों के लिए क्या किया गया कि अलग अलग तरीके से 389 जो सदस्य आपको बनाए गए थे, उस 389 सदस्यों में से इस बात को यहां पर बतलाया गया कि आप 389 सदस्यों को आप यहां पर वोट करवा लीजिए, 389 सदस्यों को लेकर के। और ये कैसे आएंगे? ब्रिटिश भारत से और देसी रियासतों से अलग अलग इनको इलेक्ट किया जाएगा। इलेक्शन भी होगा और नॉमिनेशन भी होगा, दोनों तरीके आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे। टोटल कितने बनाया, किसने बताया था इस बात को? तो अगर ये सवाल आपको पूछा जाएगा तो 389 सदस्यों को रिकमेंड किसने किया था? कैबिनेट मिशन आप लगाएंगे। बात क्लियर है? अब इसके बाद देखिए, जो ये 389 मेंबर थे, ये किसके द्वारा बताए गए थे? 389 सदस्य, 389 मेंबर को आना है। और ये बताया किसने था? ये बताया था आपको कैबिनेट मिशन ने। ठीक है। अब कैबिनेट मिशन ने जो 389 मेंबर बताए, इसमें से 296 मेंबर ये कहां से आएंगे? 296 सदस्य कहां से आएंगे? ये आएंगे, इसमें से बड़ा कौन होगा? ब्रिटिश भारत या देसी रियासत? प्रोविंशियल स्टेट ज्यादा बड़ा होगा या ब्रिटिश इंडिया ज्यादा बड़ा होगा? तो ब्रिटिश भारत ऑब्वियस है कि बड़ा होगा। तो यहां पर क्या हो गया? ब्रिटिश भारत से कुल कितने सदस्य आ गए? ब्रिटिश भारत से आ गए 296, और अब कितने बचे हैं? यहां पर
296 और 389, तो टोटल मेंबर कितने इसमें से बच जाएंगे? 93 होंगे या 92? 93 मेंबर जो होंगे ये अब कहां से आ जाएंगे? ये आ जाएंगे प्रोविंशियल स्टेट यानी कि देसी रियासत से। अब यहां पर आपको ध्यान में क्या रखना है कि इसमें इलेक्शन होगा किसके लिए? ब्रिटिश भारत के लिए। अब ब्रिटिश भारत के लिए क्या होना है? इनके द्वारा इलेक्शन होना है, इनका इलेक्शन किया जाएगा और जो देसी रियासत होंगे इनको क्या किया जाएगा? नॉमिनेशन किया जाएगा। ये नॉमिनेट होंगे यानी कि मनोनीत होंगे, और जो आपको ब्रिटिश भारत है इसमें क्या होगा? इलेक्शन होगा यानी इनका चुनाव होगा। बोलिए क्लियर है कि नहीं? अब इनके इलेक्शन का तरीका क्या होगा जरा जान लीजिए। इसको हम लोग कहते हैं वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार, या इसको बोलते हैं एडल्ट फ्रेंचाइज। बात क्लियर है? अब जो ये इलेक्शन हो रहा है इसमें क्या करना होगा? दो तरीके से फिर इसको आप डिवाइड करेंगे 296 में। अब यहां पर 292 मेंबर, बहुत ध्यान से समझिए कहीं गड़बड़ हो जाएगा, और यहां पर क्या हो गए? 4 अलग अलग हो गए। अब यहां पर जो 4 थे इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं चीफ कमिश्नरी। नाम सुने हैं? चीफ कमिश्नरी, या वर्तमान में जो आपको यूनियन टेरिटरी मिलते हैं, यूटीज मिलते हैं, उसी की तरह ये काम करते थे। अब सवाल आपसे पूछा जाता है कि जो ये 4 चीफ कमिश्नरी थे इनके अलग अलग नाम क्या थे? तो इसमें आपको नाम क्या रखना है? ABCD आपको यहां पर ध्यान में रखना है। ए से अगर बात करेंगे तो ए का मतलब यहां पर क्या हो गया? 4 चीफ कमिश्नरी के नाम कौन कौन से होंगे? 4 कौन कौन से चीफ कमिश्नरी होंगे जरा बताइए। तो ए से क्या हो गया है यहां पर? अजमेर। कहां पर है ये? अजमेर मेवाड़ इसको बोला जाता था। दूसरा कौन सा है? बी से। बी का मतलब यहां पर बलूचिस्तान है, और बलूचिस्तान कहां पर है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला एरिया। सी से यहां पर क्या है? बलूचिस्तान हो गया, और इसके बाद क्या हो गया? सी से यहां पर कुर्ग होता है। सी का मतलब यहां पर का वाला समझिए। और डी से क्या हो गया? दिल्ली हो गया। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन आपको क्या मिल जाता है? क्वेश्चन आपको मिलता है कि जो हमारे 389 सदस्य थे उसमें से जो 4 चीफ कमिश्नरी थे उसमें से कौन कौन है? ABCD हैं। ये आपको याद करने के लिए केवल है। ABCD जो है ये वास्तविक रूप में नहीं है, लेकिन अगर A आएगा तो आपको अजमेर ध्यान में रखना है, B आएगा तो बलूचिस्तान, C आएगा तो कुर्ग, और D आएगा तो दिल्ली आपको यहां पर ध्यान में रखना है। यहां तक बात कंफर्म हो गई। अब यहां से क्या हुआ कि 292 मेंबर जो होंगे ये कहां से आएंगे? ये ब्रिटिश भारत वाले से ही आएंगे, और इनका क्या होगा? इनका भी इलेक्शन होगा। बात यहां तक कंफर्म। और जो ये नॉमिनेटेड मेंबर थे कहां से? प्रोविंशियल स्टेट से थे। उसमें आपको ध्यान में रखना है कि इनको कहीं से भी कैसे भी इनको क्या किया गया? नॉमिनेट कर लिया गया, यानी कि इनका मनोनयन कर लिया गया। इतनी बात समझ में आई? बोलिए हाँ या ना। कैबिनेट मिशन की बात हम लोगों ने कल की क्लास में किया था। कैबिनेट मिशन 1946 में आया और उसने कहा कि आप अपने देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का निर्माण करिए, संविधान बनाइए। और हम आपको बता रहे हैं कि टोटल 389 सदस्यों के लिए आपके यहां इलेक्शन होना चाहिए। टोटल 296 मेंबर आउट ऑफ 389 कहां से आएंगे? ब्रिटिश इंडिया से आएंगे, जो कि इलेक्टेड होंगे। और 93 आउट ऑफ 389 कहां से आएंगे? प्रोविंशियल स्टेट से आएंगे, जो कि नॉमिनेटेड होंगे। बात क्लियर? अब नॉमिनेशन का यहां पर कोई विशेष तरीका नहीं बताया गया, हाँ ये नॉमिनेट हो जाएंगे। अब यहां से 292 जो थे वो ब्रिटिश भारत से, और ये जो ब्रिटिश भारत थे यहां पर गवर्नर का सीधा
गवर्नर होता था। और जो ये 4 थे ये चीफ कमिश्नरी वाले थे। चीफ कमिश्नरी में वर्तमान का जैसे आप यूनियन टेरिटरी देखते हैं ठीक उसी तरीके से थे। और इसमें अजमेर, मेवाड़, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली इसमें शामिल था। इतनी बात समझ में आई। अब जब इलेक्शन हो गया तो इसमें सबसे ज्यादा सीटें किस पार्टी को मिली थी? तो कांग्रेस पार्टी को मिली थी। टोटल कितना मिला? 208 सीटें मिल गई। 208 सीटें किसको मिली थी? तो ध्यान में रखिएगा, कांग्रेस पार्टी को मिल गई। अब ये संविधान सभा पूरी तरीके से बन जाती है। संविधान सभा के बनने के बाद इसमें आपको अब ध्यान में रखना है अगला बात कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब होती है? संविधान सभा की पहली बैठक, फर्स्ट सिटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, बोलिए कब हुआ था? कोई बताएगा? फर्स्ट सिटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ये कब हुआ था? पहली बैठक संविधान सभा की कब हुई थी? तो ये हुआ था आपको 9 दिसंबर 1946 को। 1946 में 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई। और इसके चेयरमैन कौन थे? बोलिए, इसके चेयरमैन कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा इसके क्या थे? चेयरमैन थे। अब दूसरी बैठक कब होती है? सेकंड सिटिंग, तो 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 में। और इसमें जो चेयरमैन बने हैं वो कौन बने हैं? बोलिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये क्या थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके दूसरे अध्यक्ष के रूप में थे, या आप यूं भी कह सकते हैं कि ये इसके परमानेंट थे। परमानेंट चेयरमैन कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये कैसे थे? टेम्परेरी थे, है ना, अस्थाई थे। और जबकि अस्थाई अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बात क्लियर हो रही है ना? अब तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को। 1946 13 दिसंबर को ही। और इसी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था? यहां पर एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन या एक उद्देश्य प्रस्ताव यहां पर प्रस्तुत किया। उद्देश्य प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया गया था उसमें ये सारी बातें लिखी गई थी एक तरीके का। इसमें क्या तैयार किया गया? संविधान के लिए जो ब्लूप्रिंट होना चाहिए उस बात का जिक्र यहां पर किया गया। और इन्होंने जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन यहां पर प्रेजेंट किया था उसी में थोड़ा बहुत संशोधन करके, थोड़ा बहुत अमेंडमेंट करके इसी को हमने कैसे अपना लिया है? इसी को हमने अपना लिया है वर्तमान में जो हमारे देश की प्रीएम्बल है, यानी कि प्रस्तावना है। बात क्लियर? ये 3 पॉइंट आपको यहां पर हैं, लेकिन क्वेश्चंस आपको यहां पर कई सारे अलग अलग हो गए। पहला सवाल क्या मिलेगा? पहला सवाल मिलेगा संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा के पहले अस्थाई टेम्परेरी चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सेकंड सेटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली कब हुई थी? तो वो हुआ था 11 दिसंबर 1946। चेयरमैन कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये परमानेंट थे। इसके बाद में अगली बैठक होती है 13 दिसंबर 1946। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था? उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। और इसी में वर्तमान में थोड़ा बहुत संशोधन करके जो हमारे देश की प्रीएम्बल होती है वही क्या था? उद्देश्य प्रस्ताव। बात क्लियर? सवाल आपसे अलग अलग तरीके से पूछा जाएगा। अब जैसे अगर हम लोगों ने एक एक जो लाइन वन लाइनर टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उसमें तो आपको सीधा ये पूछा गया,
लेकिन अगर आपसे सवाल ऐसे वाले में पूछा जाए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आपको देकर के पूछा जाए, तो वहां पर थोड़ा सा ये सवाल जो होंगे वो आपके लिए टेढ़े हो सकते हैं। कैसे पूछे जाएंगे? जैसे कि आपने अभी तक जितनी सारी बातों को पढ़ा है उसको एक एक स्टेटमेंट के रूप में दिया जाए। जैसे कि कैबिनेट मिशन ने स्वीकार किया था कि भारत के लिए एक संविधान सभा का निर्माण किया जाए और इस बात को 1942 में स्वीकार किया गया। सही या गलत? गलत कब किया था? 46 में किया गया था। और क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? सवाल आपसे ये पूछा जाए तो 1942 में किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव को कब पारित किया गया था? बोलिए। 1946 में। और डेट क्या थी? 13 दिसंबर 1946 में। बात क्लियर है ना? ऐसे ही सिंपल क्वेश्चंस आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे। अब इसी में आप देखिए जरा एक बात को कि यहां पर अंतरिम सरकार का भी गठन किया गया था, इंटरिम गवर्नमेंट। अब ये कब आया था? तो 2 सितंबर 1946 को ये हुआ था। और इसमें देखिए मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं थे। आपको पता होगा मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था? सलीमुल्लाह खां। अब यहां पर अंतरिम सरकार जो है वो 2 सितंबर 1946 को अस्तित्व में आई और इसमें मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं थे। यह बात आपको बहुत क्लियरली ध्यान में रखना है। द इंटरिम गवर्नमेंट केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन सितंबर 2, 1946। मेंबर्स ऑफ द मुस्लिम लीग वर नॉट इंक्लूडेड इन इट। अब इसके बाद देखिए 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग के 5 सदस्य क्या हुए थे? ये शामिल हो गए। अब 5 सदस्यों में कौन कौन से थे? तो एक थे आपके देखिए लियाकत अली, एक इसमें कौन थे? एक इसमें थे लियाकत अली खां। दूसरे कौन से थे? आई चुंदरीगर, अब्दुल रब निस्तर इनका नाम था, गजांतर अली खान और जोगेंद्र मंडल। ये पिछड़ा वर्ग के शामिल थे। ये सभी इसमें शामिल हो गए। अब इसके बाद में देखिए अगला पॉइंट जो आपको मिलता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां से कुल 14 मंत्रियों के विभाग डिवाइड किए गए। सवाल आपसे ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि टोटल इसमें कितने मिनिस्टर्स रहे हैं? तो आपको ध्यान में रखना है 14 मिनिस्टर्स रहे हैं। और इसमें जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे इनके मिनिस्ट्री का नाम क्या था? तो ये कार्यकारी परिषद के उपसभापति यानी कि वाइस चेयरमैन, फॉरेन मिनिस्ट्री, इसके बाद राष्ट्रमंडल संबंध, कॉमनवेल्थ रिलेशन, ये सारी बातें क्या हुआ था? इनके पास रखा गया था। बात मेरी समझ में आ रही है? अब इसके बाद अब सवाल आपको कैसे मिलेगा कि अंतरिम सरकार में उपसभापति का पद किसके पास था? तो आंसर क्या लगाएंगे? जवाहरलाल नेहरू के पास। इसके बाद देखिए सेकंड में है आपका वल्लभ भाई पटेल। इनके पास कौन सी मिनिस्ट्री थी? तो गृह, सूचना और प्रसारण मंत्रालय। तो वल्लभ भाई पटेल के पास क्या था? होम अफेयर्स। और इसके बाद में ब्रॉडकास्टिंग था। इसके बाद बलदेव सिंह एक नाम आता है, ये किसके पास था? तो इनके पास था डिफेंस मिनिस्ट्री। इसके बाद जॉन मथाई का नाम आपने सुना होगा, खास करके ये इकोनॉमी में आते हैं, तो जॉन मथाई का नाम आपने सुना होगा। उद्योग और वितरण किसके पास था? जॉन मथाई के पास था। इंडस्ट्री और डिस्ट्रीब्यूशन। यहां से अब आप जरा एक बार फिर से रिवाइज करिए। 4 की बात हम लोगों ने किया है। उपसभापति किसके पास है? अब इसको थोड़ा सा अपने माइंड में कोशिश करिए, याद करिए। वल्लभ भाई पटेल के पास कौन सा था? बलदेव सिंह के पास कौन है? जॉन मथाई के पास कौन है? उद्योग और वितरण है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन है? खाद्य और कृषि है, यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर है। कुछ बातें आपको हेल्प कर सकती हैं याद करने में। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आप जानते होंगे कि कहां के रहने वाले हैं? ये कहां के रहने वाले हैं? बिहार के हैं। अब यहां पर बिना किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाए हुए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि बिहार के लोगों के द्वारा खेती किसानी खूब की जाती है ना? ये लोग खेती किसानी खूब करते हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं, अच्छी उनके पास टेक्नोलॉजी है, तरीके हैं, मेहनत करने वाले हैं।
तो खाद्य और एग्रीकल्चर आप जरा समझिएगा कि ये कहां पर रहेगा, बिहार, और बिहार से किसको ऐड करेंगे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। या ऐसे भी कर सकते हैं कि एग्रीकल्चर वाला, खाद्य वाला, ये किसके पास है, ये उन्हीं के पास है जो हमारी संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। कोई कहना गलत होगा? अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी कौन थे? अब देखिए, जॉन मथाई को हमने एक वर्ड आपसे यूज किया है कि इनका संबंध इकोनॉमी से होता है। अब इकोनॉमी से होगा तो वहां पर इंडस्ट्री और डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि नहीं होगा? इंडस्ट्री का नाम आएगा इकोनॉमी की बात करेंगे तो। इसके बाद में बल यहां पर है, बल का मतलब है फोर्स, जानते हैं, और जिसके पास बल होगा रक्षा करने का काम कौन करेगा? वही कर सकता है। भाई हमारे पास बल ही नहीं है तो कौन से रक्षा करेंगे? पहले तो भागेंगे ना फिर। तो जिसके पास बल होगा रक्षा करने का काम वही करेगा। अब यहां पर वल्लभ भाई पटेल, इनके साथ थोड़ा सा गड़बड़ होता है, लेकिन आप उसको याद रख सकते हैं। वल्लभ भाई पटेल के पास क्या है? गृह, सूचना और प्रसारण। और उपसभापति, वाइस चेयरमैन कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही क्या किया था? 13 दिसंबर 1946 को इन्होंने क्या किया था? एक उद्देश्य प्रस्ताव को पारित करवाया था, प्रस्तुत किया था। बात क्लियर यहां तक? 5 याद रहेंगे? अभी तक 5 हुआ। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। इसके बाद देखिए अगला है आसफ अली। तो ये किसके पास में है? ये रेलवे में है। अब इसके बाद में देखिए अगला जगजीवन राम, इनके पास क्या था? श्रम मंत्रालय था। और इसके बाद में जगजीवन राम का नाम आप जो देख रहे हैं, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि लोकसभा के, मेरा सवाल है कि लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम क्या है? प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम क्या है? फर्स्ट वुमेन चेयरमैन ऑफ लोकसभा। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? बोलिए। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष का नाम क्या है? देश की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है? प्रतिभा पाटिल। और देश की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम इंदिरा गांधी है। यहां पर बताइए लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष। इंदिरा गांधी पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष हैं। ऑप्शन दे दें? चलिए ऑप्शन ए, अभिषेक बताइए। मीरा कुमार, बी है प्रतिभा पाटिल, सी है किरण बेदी, और डी है सुष्मिता राव। क्या आंसर लगाएंगे? बोलिए। देश की पहली, लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष का नाम क्या होगा? मीरा कुमार होगा। बिल्कुल सही है, मीरा कुमार ही क्या थी? मीरा कुमार जो हैं ये कौन है? जगजीवन राम की बेटी हैं। इनकी बेटी का नाम क्या था? मीरा कुमार। और यही मीरा कुमार क्या थी? लोकसभा की फर्स्ट लेडी चेयरमैन थी। बोलिए। अब ये भी कहां के रहने वाले थे? बिहार के ही रहने वाले थे। अब बिहार के लोग हमने कहा था कि मेहनती होते हैं, तो इनकी बेटी मेहनत करके यानी कि श्रम करके कहां तक पहुंच गई? लोकसभा के चेयरमैन तक, और वो भी फर्स्ट लेडी चेयरमैन के रूप में। याद रहेगा ये। जगजीवन राम का नाम अगर आएगा तो आपको श्रम, आसफ अली आएगा तो इसमें आपको ध्यान में क्या रखना है? रेलवे को। लियाकत अली खान की अगर बात करेंगे तो इनके पास कौन सा आएगा? तो ये इनके पास फाइनेंस आ जाएगा। दो में अभी सेटिंग आपकी नहीं बन रही होगी, आसफ अली और लियाकत अली। इसके बाद में आई चुंदरीगर, इनके पास क्या है? वाणिज्य है यानी कि कॉमर्स है। अब्दुल रब निस्तर में क्या है? संचार है यानी कि कम्युनिकेशन है। बात क्लियर है? फिर से एक बार जरा देखिए, ऑप्शन में आपको ऐसे मिलेंगे कि रेलवे मंत्रालय किसके पास था? तो आंसर क्या होगा? आसफ अली के पास। श्रम मंत्रालय किसके पास था? तो आंसर होगा आपका
जगजीवन राम के पास, लियाकत अली के पास कौन सा था, वित्त मंत्रालय, फाइनेंस था। आई चुंदरीगर आएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, वाणिज्य हो जाएगा, कॉमर्स। अब्दुल रब नस्तर का किसके पास होगा, तो ये हो जाएगा इनके पास कम्युनिकेशन यानी कि संचार, आपका आंसर होना चाहिए। फिर इसके बाद देखिए गजानतर अली खान के पास क्या था, गजानतर अली खान के पास था स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ मिनिस्ट्री। जोगेंद्र नाथ मंडल के पास क्या था, लॉ था यानी कि कानून। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के पास क्या था, एजुकेशन। और इसके बाद CH भाभा, इनका भी नाम आपने सुना होगा, इनके नाम पर कई रिसर्च स्टेशन बनाए गए हैं। तो निर्माण, खनन और एनर्जी से आप इनको ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, टोटल हम लोगों को यहां पर कितने की बात करना था, 14th मिनिस्टर्स की बात करना था, जिसमें से 4 या 5 अगर आप छोड़ देंगे तो बाकी को अगर तरीके से समझेंगे तो सारे आंसर आप अच्छे तरीके से लगा सकते हैं। बात क्लियर है ना। तो यहां पर आपको मिल गया जितने सारे यहां पर अलग अलग अंतरिम सरकार में बनाए गए थे वो सारी बातें। तो अंतरिम सरकार कब बनी थी, 1946, ध्यान में रखिएगा। और इसके बाद में ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा क्योंकि यहां से सवाल बहुत कम बनेंगे, लेकिन क्वेश्चन आपको इसमें से बनेगा। कितने थे टोटल, तो 14 थे। और इसमें से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो जवाहरलाल नेहरू वाला ध्यान में रखिएगा। इसके बाद वल्लभ भाई पटेल सूचना और प्रसारण है। बलदेव सिंह आएगा तो रक्षा हो जाएगा। जान मथाई आएगा तो इंडस्ट्री डिस्ट्रीब्यूशन। राजेंद्र प्रसाद आएगा तो खाद्य और कृषि होगा। इसके बाद आसफ अली रेलवे। जगजीवन राम होगा तो श्रम। लियाकत अली खान होगा तो वित्त। आई चुंदरीगर होगा तो वाणिज्य। अब्दुल रब नस्तर होगा तो कम्युनिकेशन। गजानतर अली खान होगा तो हेल्थ। जोगेंद्र नाथ मंडल होगा तो कानून। इसके बाद में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी होगा तो एजुकेशन। CH भाभा होगा तो निर्माण, खनन और ऊर्जा यहां पर हो जाएगा। यहां तक की बातें अगर आपको हो गई हो तो अब आप बताइए कि कंफर्म हुआ है या इसमें से कोई बात आपको और समझने की जरूरत है। बोलिए, सारी बातें कंफर्म है। क्वेश्चन अगर आपको मिलेगा एग्जाम में तो कर पाएंगे कि नहीं, जितने भी हैं अभी आपको जो प्रैक्टिस करवाई जाएगी तो वहां से एक आइडिया मिलता रहेगा कि आप सही तरीके से कर पा रहे हैं कि नहीं। अब यहां पर दिया गया है कि कैबिनेट मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था, भारत में संविधान सभा का गठन करना। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कैबिनेट मिशन वाज टू सेट अप अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन इंडिया। अब भारत की संविधान सभा में चूंकि देखिए जितने भी काम थे, देश हमारा बड़ा था, हमारे पास क्या था कि ब्रिटिशर्स के द्वारा जो ब्रिटिशर्स जो आए थे देश में, उन्होंने क्या किया था कि यहां पर शासन किया, अपने हिसाब से चीजों को मोल्ड करते चले गए। अब इससे समस्या क्या आने लगी थी कि नियम और कानून सारे उनके हिसाब से थे, तो हमें हर एक चीजों में परिवर्तन करना था। परिवर्तन करने के संदर्भ में हमारे पास जो हमारी संविधान सभा बनी हुई थी उसके पास काम भी बहुत ज्यादा हो गए। तो हर एक काम को अगर किया जाएगा तो एक व्यक्ति हर एक काम को कर नहीं सकता, तो अलग अलग सेक्टर या अलग अलग तरीके में ग्रुप में इसको अलग अलग कमेटी बनाया गया है ना, कि इस वाले पर्टिकुलर काम जो होगा ये एक कमेटी देखेगी और हर एक कमेटी में कुछ मेंबर्स ऐड कर दिए गए। अब जैसे एक सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी यहां पर होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी। नाम सुने हैं? ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन था? ड्राफ्टिंग कमेटी का अगर चेयरमैन पूछा जाएगा तो क्या था? संविधान के फादर किसको कहा जाता है और मम्मी किसको कहते हैं? किसने कहा था? बताए थे कल परसों क्लास में, कौन हुआ था? केवी राव ने कहा था कि ये केवल फादर नहीं बल्कि मदर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान में रखिएगा, अम्बेडकर। अब इसका काम क्या था, इस कमेटी का काम क्या था? संविधान के लिए पूरी ड्राफ्टिंग को तैयार करना। ड्राफ्टिंग कमेटी का मतलब क्या है? संविधान का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करना, पूरा मसौदा तैयार करना। तो ये काम किसका था? ड्राफ्टिंग कमेटी का था। इसी तरीके से अलग अलग और भी कमेटीज बनाई गई, संघीय संविधान समिति, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसके चेयरमैन कौन थे?
पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रक्रिया विषयक संबंधी, अब यहां पर मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करके दिखा दे रहा हूं, बाकी हम लोग इसके आगे की बात कल की क्लास में करेंगे। संचालन समिति है, प्रारूप समिति है। प्रारूप समिति का मतलब ही क्या होता है? ड्राफ्टिंग कमेटी होता है। मूल अधिकार है जेबी कृपलानी, अल्पसंख्यक एचसी मुखर्जी। संघीय शक्तियों संबंधी संविधान की समिति है। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। कार्य संचालन संबंधी समिति है। इसके बाद में सलाहकार है, झंडा समिति है। तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आपको यहां पर मिलते हैं। जो कमेटी है उसका चेयरमैन कौन है और उसका काम क्या होता है, इतनी बात आपको यहां पर समझनी है। टू द पॉइंट अगर आप बात करेंगे, अक्सर आपसे झंडा समिति का चेयरमैन पूछा जाता है, तो झंडा समिति का चेयरमैन कौन था? हु इज द चेयरमैन ऑफ नेशनल फ्लैग कमेटी? बताइए। नहीं, एनी आइडिया? जेबी कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अलग अलग सोर्सेस में आपको जेबी कृपलानी दिया रहेगा, तो उसको आपको गलत मानना है। सही आंसर क्या होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। बात क्लियर है? तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। कल की क्लास में हम लोग इसके आगे की चर्चा अपनी आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।